नमस्कार। आज हम बात करेंगे कीमत संयंत्र की भूमिका, मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार संतुलन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मांग क्या है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि मांग और इच्छा को, जो हमारे जिसे हम वांट कह देते हैं, हम उनको एक ही जैसा समझते हैं। हमारे लिए मांग भी वही होती है और इच्छा भी वही होती है, जबकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मांग और इच्छा में हम भेद कर सकें, डिफरेंस उनका कर सकें, हमें बता सकें कि मांग इच्छा से किस प्रकार से भिन्न होती है। जो हमारी आवश्यकता होती है उसको हम प्रभावपूर्ण इच्छा बोल देते हैं, और आवश्यकता में ही हम तीन चीज़ों को लेते हैं। किसी वस्तु की इच्छा के लिए हम देखते हैं कि किसी वस्तु की इच्छा होना, और इच्छा को पूरा करने के लिए साधन होना। साधन का मतलब है कि वहाँ पर उसके लिए मुद्रा का होना ताकि हम उस चीज़ को खरीद सकें, और साधन को व्यय करने की तत्परता होना। कई बार क्या होता है कि हमारे पास इच्छा होती है, मुद्रा होती है, पर हम उसे खर्च नहीं करना चाहते। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि एक इच्छा को, प्रभावपूर्ण इच्छा को हम तीन चीज़ों से जोड़ते हैं: साधन, वस्तु की इच्छा होना, पूरा करने के साधन होना, और उसे खर्च करने के लिए तत्परता होना। जबकि मांग जो है वो इच्छा से कुछ आगे है। मांग और इच्छा में यही डिफरेंस है कि मांग के लिए इन तीन चीज़ों के साथ साथ हम दो चीज़ें और जोड़ते हैं, वो है एक निश्चित कीमत का होना और एक निश्चित समय अवधि का होना। इसलिए हम कह सकते हैं कि मांग सदैव एक निश्चित मूल्य पर तथा एक निश्चित समय पर होती है, और इस तरह से मांग जो है अर्थशास्त्र में एक विशेष अर्थ के रूप में उसका प्रयोग होता है। उसमें क्या होता है कि वस्तुओं की मांग को खरीदने की हम शक्ति पर भी, खरीदने की क्रय शक्ति पर इस पे का विचार इससे जुड़ा रहता है। इसलिए मांग के लिए इच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए निश्चित समय और निश्चित समय अवधि का होना भी बहुत जरूरी है। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मांग है वो एक निश्चित स्थान और समय में दी हुई कीमत पर जो उपभोक्ता वस्तु के लिए खर्च करने के लिए तत्पर रहता है, उसे उस वस्तु की मांग कहा जाता है। कहने का मतलब, एक साधन, एक स्थान और कीमत, तीनों को मिलाने के बाद ही हम उस वस्तु की मांग के बारे में विचार कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम आगे बात करते हैं मांग का नियम, मांग का नियम हमें ये बतलाता है कि जब हम अन्य बातें हैं, कई दूसरे जो फैक्टर्स हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, अगर हम उन्हें स्थिर मान लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि मांग का जो सीधा संबंध है मांग की मात्रा से पाया जाता है। और जब मांग की कीमत, वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में इसमें संबंध देखा जाता है। किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो निश्चित तौर पर उस वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है, और किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग की मात्रा कम हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मांग का नियम जो है वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत में संबंध को बताता है, और दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है, क्योंकि एक, अगर कीमत घटती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा घटती है। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों में विपरीत संबंध को भी दिखाया गया है। और इसमें जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिनको हमने स्थिर मान लिया था, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्थिर रहते हैं, जिनको हम एक स्थिर मानकर मांग के नियम के बारे में विश्लेषण करते हैं। हमें देखते हैं कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर जो अन्य बातें कौन सी हैं जिनको हम स्थिर मानकर हम ये बात करते हैं कि जो मांग को और वही फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मांग को प्रभावित भी करते हैं। प्रभावित का मतलब ये है कि मांग की मात्रा का घटना या बढ़ना। इसमें कीमत के अलावा जो और फैक्टर्स हैं वो जो मांग को प्रभावित करते हैं, इसमें हम लेते हैं उपभोक्ता की आमदनी। मान लीजिए किसी उपभोक्ता की आमदनी जो है बढ़ जाती है तो नेचुरली उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, और क्रय शक्ति बढ़ जाने से उसकी मांग जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर कीमत का प्रभाव नहीं है, बल्कि उपभोक्ता की आमदनी बढ़ने के कारण मांग की जो मात्रा है, जिसकी वो ज़्यादा मांग की मात्रा की मांग कर रहा है, वो परिवर्तित हो गई है। इसी तरह से उपभोक्ता की आमदनी कम होने पर वो कम वस्तुओं की मात्रा की मांग करेगा, और यहाँ पर भी इसी तरह से उपभोक्ता की आमदनी के अनुसार जो है मांग की मात्रा बढ़ती और घटती है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं उपभोक्ता की पसंद की। कई बार क्या होता है कि हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है, उपभोक्ता की रुचि जो है वो चेंज हो जाती है, फैशन चेंज हो जाता है। तब
फैशन चेंज होने पर या हमारी पसंद चेंज होने पर मांग की कीमत उसको प्रभावित नहीं करती है। चाहे कीमत कम हो, पर क्योंकि हमारी पसंद चेंज हो गई है, फिर भी हम उसकी मांग की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं। और इसी तरह से उपभोक्ता की पसंद भी इस चीज़ को प्रभावित करती है कि उसकी पसंद के अनुसार और उसकी रुचि के अनुसार मांग की मात्रा बढ़ती और घटती है। जिस तरह का फैशन होता है, जिस तरह के उसकी पसंद होती है, अधिमान होते हैं, उसी हिसाब से मांग की मात्रा भी जो है वो बढ़ती और घटती रहती है। इसी तरह से हम बात करते हैं अन्य वस्तुओं की कीमतें। अन्य वस्तुओं में वो वस्तुएं आती हैं जो पूरक वस्तुएं होती हैं और स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। कई बार क्या होता है कि पूरक वस्तु में हम उनको ले सकते हैं, जैसे कार और पेट्रोल है। और अगर मान लीजिए पेट्रोल की कीमत में परिवर्तन आता है, कीमत बढ़ जाती है, तो मांग की मात्रा, जो कार की मांग की मात्रा है, वो भी उससे प्रभावित हो जाती है। तो पूरक वस्तुओं की वजह से भी मांग जो है वो प्रभावित होती है। और इसी तरह से हम देखते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं में वो वस्तुएं आती हैं जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु को हम प्रयोग कर लेते हैं। इसमें हम बात कर सकते हैं, अगर हम बात करें ठंडे की बात करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, तो अगर हम पेप्सी लेते हैं या थम्स अप लेते हैं, तो इनमें से अगर कोई एक वस्तु है उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा निश्चित तौर पर प्रभावित होगी, वो बढ़ेगी या घटेगी। इसी तरह से अगर दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, चाय और कॉफ़ी है, दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो नेचुरली कॉफ़ी की मांग की मात्रा में परिवर्तन आएगा और उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाएगी। इस तरह से जब हम देखते हैं कि अन्य वस्तुओं की कीमतें भी किस तरह से मांग को प्रभावित कर सकती है। आगे आता है भावी कीमतों के संबंध में। भावी कीमतों के संबंध में हम देखते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने वाली है, और इस वजह से हम क्या करते हैं कि मांग की मात्रा बढ़ा देते हैं। या हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो विशेष वस्तु है वो सस्ती होने वाली है, तो हम वर्तमान में मांग की मात्रा को कम कर देते हैं। तो भावी कीमतों के संबंध में भी मांग की मात्रा जो है वो प्रभावित रहती है, ये बढ़ती और घटती रहती है। इसी तरह से देश की जनसंख्या का आकार, देश की जनसंख्या के आकार में जब जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ती जाती है, मांग की मात्रा में परिवर्तन आता रहता है। जब जनसंख्या अधिक हो जाती है तो नेचुरली मांग की मात्रा इससे प्रभावित होगी और अधिक वस्तुओं की मांग की जाने लगेगी, और जिस जगह पर जनसंख्या कम होगी वहाँ पर मांग की मात्रा कम पाई जाएगी। इस तरह से देश की जनसंख्या का आकार भी जो है वो मांग को प्रभावित करता है। और देश में आमदनी का वितरण हम देखते हैं कि अगर किसी देश में आमदनी का वितरण समान है तो नेचुरली साधारण वस्तुओं की मांग की जाएगी। वहाँ पर जो है जिन वस्तुओं की मांग की जाएगी वो एक साधारण वस्तुएं होंगी, जो सभी व्यक्तियों के लिए काम में आने वाली वस्तुएं होंगी, उनकी मांग की मात्रा अधिक होगी, उनकी मांग ज़्यादा बढ़ेगी। और इस तरह से अगर देश में आमदनी का वितरण जो है वो असमान पाया जाता है तो अमीर व्यक्तियों के द्वारा विलासिता वाली वस्तुओं की मांग ज़्यादा की जाएगी और गरीब व्यक्तियों के द्वारा साधारण वस्तुओं की मांग की जाएगी। इस तरह से जो आमदनी का वितरण है वो भी मांग को प्रभावित करता है, और हम उस मांग के अनुसार हम किसी देश में उसकी आमदनी के वितरण का पता लगा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि किन वस्तुओं की मांग की मात्रा ज़्यादा की जा रही है और उस देश में आमदनी का वितरण किस प्रकार का है। इस तरह से अन्य फैक्टर्स भी इसमें आते हैं। अन्य फैक्टर्स में हम ले लेते हैं, जलवायु है, क्लाइमेट है वहाँ का, वहाँ के रीति रिवाज हैं, उनके अनुसार भी मांग की मात्रा प्रभावित होती है। किसी समाज में जो रीति रिवाज प्रचलित है उनके अनुसार उन वस्तुओं की मांग की मात्रा की जाती है। और जैसे जलवायु है, कहीं पे अगर ठंडा मौसम है, ठंडा जलवायु वहाँ पर है पाया जाता है, तो उस वहाँ पे जो सर्दी से संबंधित वस्तुएं होंगी उनकी मांग की मात्रा ज़्यादा होगी, और जहाँ पर गर्म जलवायु पाया जाता है वहाँ पर कूलर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, इन वस्तुओं की मांग की मात्रा ज़्यादा होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे रीति रिवाज होते हैं समाज के, शादी ब्याह के टाइम या जन्म के समय या किसी और फंक्शन के समय जो भी समाज अपने रीति रिवाजों के अनुसार किसी कार्यक्रम को करता है, उनके अनुसार ही मांग की मात्रा भी प्रभावित होती है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अन्य बातों के स्थिर रहने पर मांग को प्रभावित करने के जो फैक्टर्स हैं, जिनको हम मांग के नियम में स्थिर मान लेते हैं,
और हम ये देखते हैं कि इन जब फैक्टर्स को हम एक फंक्शन के रूप में लेते हैं, जिसे हम एक फंक्शन का रूप दे देते हैं, जिसे हम कह देते हैं मांग फलन। मांग फलन का मतलब है कि जो मांग के जो नियम है उसको हम एक फंक्शन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं x इज फंक्शन ऑफ पी एक्स, वाई, टी और पी एन। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये तो हमने कुछ एक फैक्टर्स हमने इसमें लिए हैं जिनको हमने दिखाने के लिए इसमें प्रयोग किया है। जैसे x क्या है, x वस्तु मांग की मात्रा को बता रहा है, और px क्या है, px उस x वस्तु की कीमत को बता रहा है। इसी तरह से y यहाँ पर उपभोक्ता की आमदनी के सूचक है और उपभोक्ता की आमदनी को इंडिकेट कर रहा है, और t यहाँ पर उपभोक्ता की रुचि अरुचि को, टेस्ट को इंडिकेट कर रहा है, टेस्ट के बारे में बता रहा है। इसी तरह से जो pn है वो है अन्य वस्तुओं की कीमतें, ये अन्य वस्तुओं की कीमतों के बारे में बता रहा है। इस तरह से और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि मांग को प्रभावित करते हैं। ये हमने कुछ एक फैक्टर्स इसमें लिए हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब हम मांग के नियम के बारे में बात करते हैं तो हम y, t और pn जो अन्य बातें हैं उनको स्थिर मान लेते हैं कि जो मांग को प्रभावित तो करती हैं, पर यहाँ पर हम उसको स्थिर ले लेते हैं और सिर्फ वस्तु की मांग की मात्रा का संबंध सीधा वस्तु की कीमत के अनुसार देखते हैं कि उन दोनों में किस तरह का संबंध पाया जाता है। इस तरह से आज हमने मांग के बारे में विचार किया कि मांग क्या है, मांग का अर्थ क्या है और मांग का नियम क्या बताता है, और मांग के नियम में जो अन्य फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। प्रभावित का मतलब मांग को कम या ज़्यादा करते हैं। इसमें कीमत के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स थे उनके बारे में हमने बात की, और हमने मांग फलन के बारे में बात करी कि किस तरह से एक मांग फलन को हम एक उसके फंक्शन के रूप में, सरल फंक्शन के रूप में दिखा सकते हैं। इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे डिमांड कर्व की और डिमांड शेड्यूल की। धन्यवाद।